Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14 लेके। ये पार्ट वैसा है जहां पे तोड़ फोड़ थोड़ा भयंकर होने वाला है। यहां पे द पापा थ्योरम, गॉस थ्योरम के बारे में बात की जाएगी, लेकिन इसके पहले का पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हर एक पार्ट कनेक्टेड है, वेल कनेक्ट किया गया है और आप लोग को एग्जाम में भरपूर मात्रा में मार्क्स देके जाएगा। सो दोस्तों, प्रॉमिस करिए अगली बार जब भी रिटर्न करेंगे या पहली बार आएंगे तो पिछली वीडियो जरूर देख के आएंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के। लेकिन 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 उसके पहले जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का पापा है गॉस थ्योरम, जिसको देख के लोगों को आ जाता है गुस्सा और हो जाता है मार्क्स हमारा फुस। किसमें मार्क्स फुस हो जाता है? जब एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाता है, क्योंकि पूरा ना 3D टाइप है, समझना पड़ता है उसको कि कैसे बताना चाह रहे हैं, कहां पे कुछ है। तो उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉट नेटफ्लिक्स, इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करें वीडियो को हिट लाइक जरूर करें और जैसे ही आता है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। दोस्तों स्टार्ट करें लेक्चर को, आ जाइए आ जाइए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम की बात की जाएगी इस टॉपिक के अंदर। आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको दिखाते किससे हैं दोस्तों? फाई से। इस तरह से ई दिखा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। सिंबल कुछ इस तरह से। इसको इमेजिन क्या करना है, देखो जनरली बोला जाता है इट इज नंबर ऑफ लाइंस, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है पासिंग थ्रू अ सरफेस। और वो सरफेस कैसा है? नॉर्मल या परपेंडिकुलर है हमारे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उससे। इमेजिनेशन के लिए याद करिए दोस्तों, इस तरह से कुछ समझिए। मैं एक सरफेस रख देता हूं, ओके, और साथ ही साथ हमारे ईएलएफ को पास करवा देता हूं। समझो ये हमारे ईएलएफ पास हो रहे हैं इससे। हाँ, तो कितने नंबर ऑफ ईएलएफ हमारे पास हो रहे हैं उसी की कहानी है, उसी की जुबानी है। ओके, इस तरह से। और इसको इमेजिन कर लीजिए कुछ इस तरह से, इसके अंदर हमारे पार्ट्स है जिसमें से ये पास होने वाले हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या है? हमारा कोई सरफेस है जो क्या प्लेस किया गया है? परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू दी ईएलएफ। अब इसमें से कितने पास हुए उसी को कैलकुलेट कर देंगे तो बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ऐसा जो फ्लक्स वर्ड है दोस्तों, ये अगर ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके रखा है तो इसी पार्ट का ये पूरा का पूरा जायदाद है, ऐसा सीन नहीं है। फ्लक्स आप पाओगे बहुत जगह, यूज करोगे, आगे इंजीनियरिंग और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। फ्लक्स क्या होता है? कोई भी सरफेस है, समझो चाहे वाटर फ्लो चाहे कहीं से हो रहा है, तो कितने हमारे सरफेस के अंदर से पास हो रहे हैं, सरफेस के थ्रू पास हो रहे हैं। सरफेस को बोलते हैं ना कि टच करके पास हो गए, तो पास होना सरफेस से इस फ्लक्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं हमारे सरफेस से विच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू दी हमारा प्लेन। तो यही हमारा हो जाता है डेफिनेशन। क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। मेरे वर्डों को ध्यान रखिएगा, एनी सरफेस विच इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्लेन, विच इज प्लेस्ड नॉर्मली, ठीक, या परपेंडिकुलर। इसको बोल देंगे हम लोग क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इजी पीजी। आइए अब इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं बच्चों। फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे? समझो मुझे कोई सरफेस दिया है, समझो कोई सरफेस इस तरह से मुझे दे दिया है और इसमें हम लोग को बोल रहा है पता करके बताओ इस पोजीशन पे, या पूरे सरफेस का मुझे बता के दे दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। अब यहां से हम लोग को पता है इसके अंदर समझो कुछ हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही होंगी जिसको मैं ई से दिखा दे सकता हूं, ई। और साथ ही साथ मुझे पूरे सरफेस का निकालना पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? छोटे से एलिमेंट को ले लूंगा,
उस छोटे को एलिमेंट्स को लूंगा और उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ओके, ये एलिमेंट मैंने ले लिया, चलो मैंने ये एलिमेंट ले लिया। मैं बोलता हूं पहले इस एलिमेंट का एरिया ले लेते हैं ds। ओके, इसका एरिया क्या ले लेते हैं ds। लेकिन अब ये क्योंकि इलेक्ट्रिक जो हमारा फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में, ये जो छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर किया जिसके थ्रू मैं पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कर पाऊंगा, उसके लिए मैं आप एक आगे चल के इंटीग्रेशन करूंगा। लेकिन मुझे अगर ये हमारा वेक्टर में, तो एरिया भी वेक्टर में लेना होगा। इतने छोटे एरिया का वेक्टर क्या होगा? जनरली आप लोग ये चीज वेक्टर में ही पढ़ते हो कि एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब भी एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो मैं बोलता हूं हमारा एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके ओके, और इसका एरिया क्या है? ds। और ये एंगल बना रहा है थीटा विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंगल कितना बना रहा है? थीटा का। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लेते हैं। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है हमारा? E इंटू स्मॉल एलिमेंट ds इंटू कॉस थीटा। ये हमारा स्मॉल एलिमेंट के लिए निकल चुका है, स्मॉल एलिमेंट के लिए। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? E वेक्टर इंटू ds वेक्टर डॉट ds। ये वेक्टर फॉर्मूला हो गया। अब यहीं से मैं अगर चाहूं तो पता कर सकता हूं कि मेरा जो फ्लक्स है वो कैसा है, स्केलर है या वेक्टर है। तो दो वेक्टर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लोग को क्या मालूम पड़ता है? वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो दिस इज स्केलर। और यूनिट यहीं से निकाल लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं। ओके, अब यूनिट जब निकालेंगे तो दिख रहा है इसका क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। और एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर ये कैंसिल, तो वोल्ट मीटर आ जाएगा कि नहीं? ये इसका यूनिट है। और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कुछ बेसिक्स है जो चीजें हम लोग को ऑलरेडी पता रहनी चाहिए। अब ये सरफेस को लेके मैंने जनरल छोटा छोटा बात कर दिया, लेकिन अभी हम लोग को पूरे सरफेस का निकालना है ना। वो मैंने क्यों नहीं आप लोग को अभी करके दिखा? क्योंकि दोस्तों यहां पे बवाल है, यहां पे थोड़ी सी बोलते हैं ना कि भौकाल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरफेसेस भी इसमें दो टाइप के आ जाते हैं। एक होता है प्लेन सरफेस और एक होता है क्लोज्ड सरफेस। और इसलिए दोनों के लिए डेरिवेशन अलग अलग और दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग। आइए देख लेते हैं। एक तो हमारा हो जाता है कौन सा? इंडिविजुअल प्लेन सरफेस। सरफेसेस भी दो टाइप के लिए, इसलिए फॉर्मूला भी दो टाइप का बनेगा। इंडिविजुअल प्लेन सरफेस और एक दूसरा आता है हमारा क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब अपने अंदर कुछ ना कुछ जमा करके रखा है। अब क्लोज सरफेस में भी दो टाइप का है। वो दो टाइप क्या है? एक तो जिसके हम लोग इंडिविजुअल सरफेस को काउंट कर सकते हैं, सरफेसेस कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। और एक दूसरा ऐसा है जिसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते और या तो बोल लेते हैं स्फेरिकल या फिर इंडिविजुअल सरफेसेस कांट बी काउंटेड। बताता हूं, एग्जांपल देता हूं और इसका भी देता हूं। देखो फर्क क्या है बच्चों? यहां पे इंडिविजुअल प्लेन सरफेस क्या मतलब? इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये अकेला सिंगल सरफेस है। अगर ये बुक मैं उठा लूं, चलो आओ, इसके अंदर पेन है, पेन ना गिर जाए। समझो ये हमारा पेज है, ये पेज पे क्या इसके अंदर बाहर कुछ है? दिख रहा है क्या? हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है। इसके अंदर बाहर कुछ है? नहीं, सिंपल एक सादा सा प्लेन है हमारा। तो ये एग्जांपल आ जाता है हमारा इंडिविजुअल प्लेन सरफेस का। लेकिन अगर पूरी बुक ले लूं, पूरी बुक ले लूं, तो ये दिख रहा है क्लोज सरफेस अपने अंदर मटेरियल जमा करे बैठा है। देखो ये सब पूरा मटेरियल अपने अंदर जमा करके रखा है। अब मैं इसके पूरे सरफेसेस काउंट कर सकता हूं। यस, 1 2 3, पीछे वाला 4, पीछे वाला 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6। तो मैं इसका काउंट कर सकता हूं। नो डाउट ये क्लोज सरफेस है, अपने अंदर कुछ ना कुछ अंदर जमा करके बैठा है। इसका हमारा कौन से कैटेगरी में आता है? इंडिविजुअल सरफेसेस कैन बी काउंटेड। अब नॉट काउंटेड वाला क्या? मैंने बताया ना, इररेगुलर शेप वाला, कुछ इस तरह से शेप, या फिर हमारा जो सर्कल हो जाएगा। इसमें काउंट कर सकता हूं कितने सरफेस अंदर से भरा है? स्फीयर, स्फीयर।
अंदर से भरा है, क्या काउंट कर सकता हूं? नहीं। तो इन तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे और अलग तरह से हम लोग फॉर्मूला ला सकते हैं, इन द सेंस हम लोग आंसर ला सकते हैं हमारे बोर्ड, हमारे एंट्रेंस एग्जाम में। अब मैं पहले शुरू करूंगा प्लेन सरफेस के लिए। प्लेन सरफेस के लिए समझो कि ये कुछ इस तरह से, चलो ये हमारा प्लेन सरफेस हो गया। अब इसमें मैं निकाल लेता हूं हमारा, समझो यहां पे हमारा ई इस तरह से, ई जो है वो कुछ इस तरह से, और हमारा इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एरिया वेक्टर हो गया हमारा, और ये एंगल बना रहा है थीटा। आइए जो हमने पीछे पढ़ा था उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये जो हमने पढ़ा था इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो वेक्टर फॉर्मूला, तो हमारे को ये फॉर्मूले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो पूरे सरफेस का हमारा क्या आ जाएगा? हमारा फ्लक्स आ जाएगा। और ध्यान से जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो जनरली आप लोग जानते होंगे जो वेरिएबल, जो चीज हमेशा वेरिएबल मतलब डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग जा रही है, तो उन्हीं को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। आइए हमारे में देखते हैं हमारा किसको हम लोग को ये करना है, इंटीग्रेट करना है। अब यहां पे देखो दोस्तों, अगर मैं बोलूं ये यूनिफॉर्म हमारा रहता है, यूनिफॉर्म प्लेन सरफेस, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हर जगह डायरेक्शन ई की, जब भी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं बच्चों, आप लोग को ये बात समझ जाना है, अपना भेजा के अंदर ये बात घुसाई लेना है। क्या घुसाई लेना है सर? कि यूनिफॉर्म मतलब क्या? डायरेक्शन भी सेम, वैल्यू भी सेम। और यूनिफॉर्म बात कर रहा हूं तो हर जगह वैल्यू और डायरेक्शन भी इसी तरह से होगा, तो ठीक है, तो ई तो कांस्टेंट। और हमारा साथ ही साथ एरिया भी तो मैंने बोल दिया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो फिक्स है। हर जगह एरिया जितना अमाउंट, यूनिफॉर्म हमारा प्लेन सरफेस है, तो हर जगह एरिया वेक्टर भी, अगर मैं एंगल निकालना चाहूंगा, जो एंगल निकालना चाहूंगा ई और ये, तो थीटा के साथ जो एंगल बने, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो हर जगह सेम होगा, वो हर जगह सेम होगा, वो हर जगह सेम होगा, हर जगह सेम होगा। मतलब क्या? ये फॉर्मूले में अगर मैं इंटीग्रेट करूं ई इंटू डी एस और कॉस थीटा, तो एंगल तो सेम ही रह रहा है। अगर यहां पे मैं ई ले लूं तो ए पर फिर से परपेंडिकुलर, यहां पे ई ले लूं तो फिर से ए परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर है तो थीटा हमारा सेम रहता है, और ई तो हर जगह सेम है। तो बचा क्या? सिर्फ वेरिएबल है हमारा ds, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए, तो ई इंटू ए कॉस थीटा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ चुका है प्लेन सरफेस के लिए, ध्यान रखिए, प्लेन सरफेस के लिए। ओके 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 सर। अब एक और चीज समझ लो बच्चों, यहां पे जो एंगल है वो किससे है? सरफेस से है या फिर ई वेक्टर ई और ए के बीच का है? ई और ए के बीच का है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं वो लोग, अगर हम लोग को डायरेक्टली दो टाइप क्या आएगा, या तो बोल दे ई दे दे, ए दे दे और थीटा दे दे, तो हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे प्लेन सरफेस के लिए। दूसरी चीज, कभी कभी जो एंगल है ना वो हमारे को सरफेस के साथ का देता है, तो आपको मालूम है अगर ये हम लोग बोल दे कि 50 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना? 40। अगर ये 40 है तो बचा हुआ कितना? 50। ये 45 तो बचा हुआ 45। ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे प्लेन जो है परपेंडिकुलर ना, तो ओवरऑल एंगल तो 90 है, ओवरऑल जो एंगल है वो तो 90 है। तो अगर कभी ये दे दे, जैसे कि समझो ये 60, तो हमारे काम का ये है सिर्फ 30, क्योंकि ये थीटा हमने लिया है। किसका थीटा है? एरिया वेक्टर और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल। कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर कर लेते हैं, सो दैट आप लोग इस कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर ले, और ये डन हो जाए तो फिर इसके साथ आगे बढ़ें। आइए, अगर मेरे को दे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर एरिया बोल दे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हमारा है 5 इंटू 10⁵, या फिर 10⁵ ले लेता हूं, 10⁵ वोल्ट पर मीटर। बोलता है फ्लक्स पता कर लो। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन अभी भी थीटा नहीं, तो थीटा के लिए क्या इंफॉर्मेशन देता है? एंगल मेड फ्रॉम सरफेस इज 30°। तो ध्यान से देखिए, ये मतलब क्या बोल रहा है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा ई वेक्टर, ये ए वेक्टर, लेकिन ये सरफेस के साथ बना रहा है 30, तो हमारे काम का लेकिन कितना होगा? 60। तो आइए फॉर्मूला डाल देते हैं।
ई हो गया, ई की वैल्यू कितनी दी हम लोग को 10⁵। एरिया ध्यान से देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 50 इंटू 10⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻4। cos 60 की वैल्यू लेना हम लोग, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 बरोबर 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻1 250। फ्लक्स का हमारा वैल्यू कितना आ गया 250 वोल्ट मीटर। ओके, कुछ इस तरह से हम लोग को कैलकुलेशन करने बच्चों आना चाहिए। सारी चीजें दे गई थी, ऐसे हमारा कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। तो ये था प्लेन फॉर्मूला से रिलेटेड। अभी हम लोग को वेक्टर में दे दिया जाए और नीट में वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको कैसे डील करेंगे उसको भी कर लो। चल, एरिया दिया था हम लोग को 50 मीटर स्क्वायर और ई वेक्टर दिया था हम लोग को 2i + j + 3k। अब बोलता है हम लोग को फ्लक्स पता करके बताओ, ये पूछा गया था नीट में। तो इसका मामला कैसे सेट करें। अब दोस्तों कुछ भी हो, अगर हम लोग को थोड़ा सा थीटा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दे वो क्वेश्चनियर जो हम लोग को पूछ रहा है, या फिर थोड़ी सी कुछ हिंट दे दे, तो हम लोग ये वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसने हम लोग को हिंट दिया था, क्या दिया था, पहला कि जो हमारा जो ये सरफेस है वो YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में है। तो अगर हमारा सरफेस YZ प्लेन में, तो हमारा डायरेक्शन कौन दिखाता है, एक्स वाला। डायरेक्शन कौन दिखाता है, एक्स वाला। तो एक्स वाले को हम लोग ले लेंगे। सो यहां से अब आ जाएगा ये 2 इंटू ई की वैल्यू 2 ले लेंगे और हमारा ए हो जाएगा 50, तो 100 वोल्ट मीटर। ओके ओके, दिस इज ई इंटू ए। देखिए ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर यही बोल देता सरफेस इज इन XY प्लेन, फिर हम लोग को डायरेक्शन कौन देगा, Z प्लेन। ये क्या दे देगा, डायरेक्शन। यहां पे कौन डायरेक्शन दे रहा था, X। ओके, X जो एक्सिस था वो डायरेक्शन दे रहा था। यहां पे कौन, Z वाला हमारा दे रहा है, तो कौन सी वैल्यू पकड़ूंगा, Z वाला, और इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए होता है। ओके, यहां पे भी फॉर्मूला। ओके, तो कौन सा लूंगा इस बार, ई तो सेम रहेगा हमारा, लेकिन 3 इंटू यहां पे 50 150 वोल्ट मीटर। ये हमारा फाई का वैल्यू आ गया। साथ ही साथ अगर मैं एक और क्वेश्चन बना दूं, पूछा तो ये गया था एग्जाम में, हम लोग कोई भी प्लेन ले सकते हैं। अगर XZ प्लेन ले लूं तो डायरेक्शन कौन बताएगा, Y वाला। तो Y की वैल्यू 1 लेके 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा थर्ड वाला भी हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने प्लेन फॉर्मूला कैसे हैंडल करते हैं, वेक्टर फॉर्मूला कैसे हैंडल करते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा मोड़ा बात बता दिया। कुछ बच्चे रिवीजन मांगते हैं, फट से बता देता हूं। हम लोग ने शुरू किया था बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो पहले फ्लक्स वर्ड को ही समझ लिया कि भाई क्या भी कोई भी चीज रहे, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, कभी भी पड़ी रहे, उसके थ्रू कितने जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी पास होते हैं, उस क्वांटिटी को गिनने को ही, उसको ही मेजर करने को हम लोग फ्लक्स बोल रहे थे। नेक्स्ट आया इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक नाम आया तो हम लोग बोले कि जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं किसी सरफेस से, और वही जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। पूरे सरफेस के लिए चाहिए हम लोग को, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने एक छोटे एलिमेंट को लिया जिसका एरिया ds डिसाइड किया, और हम लोग को ई वेक्टर था, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला बना लिया, ई इंटू ds इंटू कॉस थीटा। वहीं से मैंने वेक्टर फॉर्मूला भी बनाया, ये वेक्टर फॉर्मूला भी बनाया। ओके, ये देखो ये वेक्टर फॉर्मूला बना, वहीं से आपको ये क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है फ्लक्स वाली, वो बता दिया मैंने, और इसका यूनिट डिसाइड कर दिया। लेकिन जब मैं सॉल्व करने जा रहा था इंटीग्रेशन, तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि ये बवालिया मैटर है। बवालिया इन द सेंस कैसा, तो हमारे जो प्लेन सरफेसेस थे वो दो टाइप के थे। कैसे दो टाइप के था, ये देखो, एक तो हमारा था ये प्लेन सरफेस,
और एक था क्लोज सरफेस। प्लेन सरफेस के अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर भरा हुआ था। भरे वाले में भी दो था, जिसके इंडिविजुअल सरफेसेस कैन बी काउंट, और वैसे वाले जिनके काउंट नहीं कर सकते थे। तो मैंने बोला आप इसका जुगाड़ पहले कर लीजिए। तो हमारा थीटा था एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, उसी को ध्यान रखना है। सरफेस के साथ का एंगल डजेंट मैटर। तो हमारा फॉर्मूला बना ई ए कॉस थीटा। हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना, ई ए कॉस थीटा। इसके बाद हमने दो सम देख लिए कि कुछ इस तरह से दिया रहे तो कैसे सेटल करते हैं, और दूसरा वेक्टर वाले फॉर्म में कैसे सेटल करते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा मामला आगे बढ़ाते हैं और बातें करते हैं हमारे क्लोज्ड सरफेसेस की। क्लोज सरफेसेस की तो मैंने क्या बोला था, क्लोज सरफेसेस में एक तो हमारा इंडिविजुअल सरफेसेस हुज फेस कैन बी काउंटेड, नंबर ऑफ सरफेसेस। तो यहां पे जो नेट निकालते हैं, ये जो नेट निकालते हैं, इंडिविजुअल जो सरफेसेस हैं उनको कैलकुलेट कर लो, उनके फ्लक्स को कैलकुलेट कर लो, और जब तक ना आ जाए तब तक, जब हम लोग काउंट कर सकते हैं, इससे आपका नेट फ्लक्स आ जाता है, नॉट नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स आ जाता है। और इनके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, कोई स्फेरिकल सरफेस है उसके इंडिविजुअल का मैं फिर से निकाल लूंगा, क्या हमारा फ्लक्स निकालूंगा इंडिविजुअल, समझो छोटे से पार्ट का, छोटे से पार्ट का निकालूंगा। ये छोटे से पार्ट का निकाल के इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट किसके लिए करूंगा, पूरी बॉडी के लिए, पूरी स्फेरिकल बॉडी के लिए, ओके, पूरे ऐसे सरफेस के लिए। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, नेट वाला वैल्यू जो आएगा वो अगेन इंटीग्रेशन ही है, ई इंटू डी एस का। लेकिन इस बार दोस्तों ये चीज याद रखना है कि क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो यहां पे हम लोग इस तरह से ये कर देते हैं, ओके, ये राउंड वाला इंटीग्रेशन के अंदर साइन डाल देते हैं। तो आप लोग का दो नेट का वैल्यू आया, एक तो हमारा जिनके फेसेस कैन बी काउंटेड, और दूसरा जिनके फेसेस कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा राउंड सरफेसेस के लिए। तो यहां पे हमने इंटीग्रेट ही किया, इंडिविजुअल एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन यहां पे सिर्फ साइन ऐड कर दिया। इनको भी डील करेंगे, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आओ पहले हम लोग उनको देखते हैं जिनके सरफेसेस कैन बी काउंटेड। आ जाओ, चलो अब ले लो, चलो कि हमारा इस तरह से हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और उसके अंदर एक हम ना सिलेंड्रिकल बॉडी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी। चलो ओके, ये हमारा सिलेंडर का शेप का हो गया, एक बॉडी सरफेस है। इसको हमने किस में रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। उसका भी डायरेक्शन दिखाता हूं और आप लोग को वहां का मामला सेट कराता हूं। चलिए, अब हमारी लाइंस जो है वो कुछ इस तरह से जा रही हैं। ओके, कुछ इस तरह से जा रही हैं। अब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ सर्फेसेस इसमें काउंट कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा। ओके, आवाज आ रही ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ सर्फेसेस कैन बी काउंटेड। देखो ये सिलेंड्रिकल शेप का कुछ है, समझो यहां पे। तो दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस, एंड दिस कर्व्ड सरफेस इज थर्ड सरफेसेस। तो आइए इनका एरिया निकाल लेते हैं पहले। थर्ड सरफेस लो, ये वाले के लिए एरिया मैंने बोल दिया, इसके लिए एरिया A1 ले लिया, इसके लिए एरिया A2 ले लिया, ये हमारा E का डायरेक्शन, और ये थर्ड सरफेस का कुछ परपेंडिकुलर, तो ये इस तरह से A3 ले लिया। आइए और हम लोग ले लेते हैं कि चलो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A। अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। अब हम लोग सरफेस गिन सकते हैं, तो अलग नेट निकालना रहे मेरे को, तो कितने सरफेसेस हैं, 3 है। तो पहले वाले का फ्लक्स, दूसरे वाले का फ्लक्स, तीसरे वाले का फ्लक्स, ऐसे ऐड करेंगे तो हम लोग को नेट मिलेगा। सो फाइव वन क्या हो जाएगा, E इंटू A1 इंटू, ये सबके लिए सेम होगा, और कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहां पे क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे, ये देखो, ये इस साइड है, ई उस साइड है, तो कितने का एंगल बन रहा है, 180 का।
ई ए इंटू कॉस 180 और इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, सो माइनस ई इंटू ए। अब ऐसे φ2 निकाल लेता हूं, ई इंटू ए टू इंटू कॉस थीटा, ये यहां पे क्या आएगा ई ए। अब यहां पे कितना एंगल बन रहा है, देखो यहां पे बच्चों ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 कितना होता है 1, सो दिस इज ई ए एंड φ3 क्या हो जाएगा 90 बना रहा है, ई इंटू ए थ्री cos थीटा, दिस बिकम्स ई ए cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, सो दिस होल थिंग इज 0। मतलब A1 सरफेस के लिए हमारा जो फ्लक्स आया वो आया माइनस ई ए, हमारा दूसरे सरफेस के लिए आया ई ए एंड तीसरे सरफेस के लिए हमारा आया यहां पे क्या आ गया हमारा 0। अब नेट क्या हो जाएगा, देखो बच्चों अगर नेट निकालना चाहूं मैं यहां से तो नेट की वैल्यू देखो कितनी आती है, ये ले लेता हूं, चलो तो मतलब तीनों को ऐड करना है। अब यहां पे क्या वैल्यू आ रही है माइनस ई ए प्लस ई ए प्लस 0, तो ये कैंसल आउट होके 0। ये आंसर कुछ बच्चों को पहले ही पता चल गया होगा कि ये 0 ही आने वाला है। इसका रीजन भी है, इसका रीजन भी है, इसका रीजन भी है, आप लोग को वही लेना है। क्या है रीजन, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा है। आगे चल के मैं सारी चीजों आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर रहा हूं, क्योंकि इनसाइड द बॉडी जो भी फ्लक्स होगा वो चार्ज के वजह से होता है। ध्यान रखना, जो फ्लक्स होगा अगर चार्ज ही नहीं है तो यहां पे कोई भी फ्लक्स डेवलप ही नहीं होने वाला। नेट फ्लक्स जो इसके अंदर होगा वो 0 होगा, नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। ओके, तो आपको मैं सिर्फ क्या बताना चाह रहा था कि कैसे हम लोग डील करते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग क्लोज सरफेसेस का रूल लिख देते हैं, जो रूल हम लोग को आगे काम में आएगा। क्या पहला रूल, ये ध्यान रखना, एंटरिंग लाइन को हम लोग को लेना है नेगेटिव और एग्जिटिंग मतलब जो बाहर जा रहे हैं उन लाइनों को हमको लेना है पॉजिटिव। दूसरा चीज हमारा ये जो हमारा था एरिया इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड आउटवर्ड्स कैसा है, आउटवर्ड्स है। यहां पे हम लोग को ये चीज पता चल गई जो मैं आप लोग को बता दिया हूं। कैसे समझना है बच्चों, एक तो पहला जो यहां पे ये सारी चीजें होंगी, एंटरिंग जो लाइंस होंगी उनको नेगेटिव लेना है। जो लाइंस यहां से एंटर हुई सरफेस को उनको हमेशा नेगेटिव लेना है वैल्यू को, और जब एग्जिट होंगी तो उनकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। और ये हम ऐसा नहीं है कि रट्टा करवा रहे हैं, आपने यहां पे देखा, देखो φ1 क्या था, एंटरिंग लाइंस के लिए हमारा फ्लक्स था, देखो ये माइनस ऑलरेडी लग गया है। ओके, लेकिन दूसरा देख लो जो एग्जिटिंग है ऑलरेडी देखो पॉजिटिव लग गया, खुद फॉर्मूले से वैसा वैल्यू आया। ओके, तो ये क्या होता है, इसको क्यों बता रहा हूं। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे कि एंटरिंग जो हमारे लाइंस हैं उनका वैल्यू दे देगा, फिर एग्जिटिंग जो निकल रही है, जो बाहर जा रही है, उनका लाइंस का नंबर दे देगा, फिर बोलेगा आपको कैलकुलेट करके बता दो हम लोग को फ्लक्स। अब यहां पे जो बच्चे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं नंबर्स हमारा करेक्ट आंसर आने के लिए हम भले आपको आंसर मतलब वैल्यू देंगे पॉजिटिव, समझो कि नंबर लाइन जो एंट्री कर रहे हैं वो 5 × 10⁻⁵ समझो 5, और जो निकल रही है वो है 4 × 10⁵5। माइनस मत लगाओ, ओके, माइनस मत लगा। तो आपको छूटते ही क्या करना है, एंटरिंग वाले को माइनस करिएगा और एग्जिटिंग वाले को पॉजिटिव रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को कैसे आया यहां से बताया, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमको कि हम ये सब कैलकुलेट करें। सिंपल सा लॉजिक, जो एंटर करेगा उसको माइनस लगाना नंबर्स को, और जो दूसरा वाला एग्जिट करेगा उसको पॉजिटिव देके रखना, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। दूसरा मैंने क्या किया, जो एरिया है वो हमेशा नॉर्मल और आउटवर्ड ही लेना, एरिया आउटवर्ड ही लेना और नॉर्मल परपेंडिकुलर। आउटवर्ड क्यों, इनवर्ड क्यों नहीं,
अब दोस्तों देखो, ये वैल्यू जो सबको अलग अलग आ सकती है, तो आप इस तरह से समझ लो कि बाय कन्वेंशन ये सब सारी चीजों को आउटवर्ड ही कैलकुलेट करना है हम लोग को, अदरवाइज एवरीवन विल गेट एवरी डिफरेंट आंसर। अब समझिए, आप लोग बोलेंगे सर इसके केस में आपने नॉर्मल सिर्फ बोला, यहां पे सिर्फ नॉर्मल, यहां पे आउटवर्ड तो लिया था, तो यहां पे इनवर्ड की बात क्यों नहीं की? अरे दोस्तों, यहां पे आउट एंड इन क्या है? ये तो प्लेन है, ये तो प्लेन है, इसमें ना अंदर बाहर कुछ था ही नहीं। एक्चुअली में अंदर बाहर का सीन होता है क्लोज सरफेसेस में, क्लोज्ड सरफेसेस में, समझ रहे हो? ये देखो क्लोज सरफेस के अंदर, इसके अंदर कुछ मटेरियल है, इसके अंदर के मटेरियल में अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी, तो हम लोग को क्या करना है, एरिया को जब भी एरिया वेक्टर को आउटवर्ड लेना है, नॉर्मल लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ये हम लोग को हमेशा याद रखना है। क्या सर? एरिया विल बी नॉर्मल एंड आउटवर्ड। ये मैंने इस प्रॉब्लम के हिसाब से आप लोग को बता दिया। ये हमने एक स्टैंडर्ड सा एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब यहां से मैंने एक चीज क्या नोटिस किया बच्चों, एक चीज क्या नोटिस किया, वो इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वैल्यू मैं कैलकुलेट ना भी करता, मेरे को सिर्फ ये डायग्राम दिखा देता और मैं पूछता उसको कि क्या कोई चार्ज है अंदर, चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, चाहे न्यूट्रल, मतलब जीरो वाला है कि नहीं। अगर वो मुझे ना बोलता तो मैं बोल देता क्यू नेट, डायरेक्ट जो हमारा फ्लक्स नेट है वो जीरो होगा। मैं बाहर की बात कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे को बॉडी के अंदर की बात है ना, फ्लक्स हम लोग बॉडी के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं सीधा बोल देता नहीं भाई, ये तो सीन ही नहीं है। ओके, तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको एक हम लोग सम अप कर लेते हैं। फ्लक्स, नेट फ्लक्स inside a closed body is always due to charge, always due to charge, अदरवाइज हमारा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। ये लाइन को याद रख लो। आओ मैं आपको अभी यही केस में अगर चार्ज रख दें तो आप लोग को सीधा सीधा हिसाब बता सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। अगर हम लोग लें कि Q इनसाइड रखते हैं, हम लोग Q एक बार हम लोग प्लस रखते हैं, एक बार माइनस रखते हैं, Q इनसाइड, और फिर से तीसरा जीरो वाला न्यूट्रल रखते हैं, ठीक है, जीरो चार्ज रखते हैं। तो हमारा यहां पे देखो, मैं मानता हूं कि समझो 10 लाइन एंटर की, कितनी लाइन एंटर की? यहां पे 10, तो मैं उनको साइन क्या दूंगा? 10 का। ओके, 10 का करेगा, ये समझ गए हम लोग। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को दिख रहा है कि पॉजिटिव हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव हमेशा क्या करता है बच्चों? प्रोड्यूस करता है ना। ऑलवेज याद करो, पॉजिटिव से प्रोड्यूस होते हैं, निगेटिव से कंज्यूम होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। तो मैं मानता हूं कि इसने +5 और दिया होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, +5, तो 10 थे, मतलब 10 एंटर किए थे, +5 ये गए, तो कितना आ गया? +15, जो निकले हो +15, ओवरऑल नेट कितना आया? +5, +5 आया। समझो फिर से, 10 लाइन एंटर की, तो मैंने अभी कन्वेंशन बताया, एंटरिंग वाले को कन्वेंशन मतलब ऐसे मान रहे हम लोग कि जो एंटरिंग होंगे उनको निगेटिव, और जो एग्जिट होंगे वो पॉजिटिव। तो ये 15 नंबर कैसे? देखो 10 आए थे तो उसको आने को निगेटिव दे दिया, लेकिन 5 ये भी तो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। तो मैंने बोला 10 + 5 15, 15 निकले, तो पॉजिटिव 15 दिया, नेट आया 5। फिर हम लोग देख रहे हैं माइनस वाला, तो फिर से -10 आए, लेकिन ये क्या करता है? कंज्यूम करता है, ये कंज्यूम करता है, खा जाता है। तो इसने समझो 5 खा गए, तो 5 बचे, निकले कितने बाहर? सिर्फ 5। तो इस बार हमारा टोटल अगर ऐड करें तो हमारा कितना हो गया? यहाँ पे +5, निकले वाले को +5 लेंगे ना, यहाँ पे आ गया -5, -5। फिर से यहां पे मैं मानता हूं कि माइनस रखा है इनसाइड, मतलब यहां पे मैंने चार्ज एक बार पॉजिटिव रखा, एक बार निगेटिव रखा, निगेटिव वाला सीन समझा रहा हूं। तो निगेटिव वाले के सामने 10 लाइनें दे दी, इसको 10 लाइनें ऐसे एंटर करा दी, तो -10 ले लिया। लेकिन इन 10 लाइनों में से ये 5 लाइन खा जाएगा,
क्योंकि ये टर्मिनेट करता है, बाहर निकालेगा सिर्फ 5, तो बाहर निकलने वाले को पॉजिटिव, तो -10 + 5 कितना होगा -5। अब यहाँ पे समझो जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल चार्ज है, तो 10 लाइनें एंटर की थी और ना कंज्यूम होंगी ना प्रोड्यूस होंगी, तो 10 बाहर भी निकलेंगे, तो यहाँ पे नेट देखो कितना आएगा, 0। इनका नेट कर लो, तो ये देखो नेट की, हमारा नेट फ्लक्स की वैल्यू देख लो, ये देखो, ये देखो। और एक चीज, ये पिक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, इसको कुछ अंडू झंडू लपड़ झंडू मत समझिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाने वाला पिक्चर है, बहुत सारी चीजें आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी अगर इसे आप अच्छे से समझ लेते हो। आपने एक चीज नोटिस किया क्या सर, कि अगर हम लोग पॉजिटिव रख रहे हैं तो हमारा जो नेट फ्लक्स है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव रख रहे हैं तो हमारा नेट फ्लक्स भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो रख रहे हैं, न्यूट्रल रख रहे हैं तो जीरो ही आ रहा है। तो क्या मैं इस केस के अंदर आप लोग को देखो, ये तो समझाने वाला मामला हो गया ना, ये क्या हो गया, समझा रहा हूं मैं, लॉजिक समझा रहा हूं मैं आप लोग को। कैलकुलेशन वाले ने भी मेरे को सेम ही चीज दिखाया कि यहाँ पे देखो जो हमारा थर्ड सरफेस के लिए, तो मतलब ओवरऑल इसमें समझो, थर्ड सरफेस नहीं, ये पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी हमारा चार्ज था ही नहीं। तो आप देखो नेट कितना दिया इसने मुझे, नेट दिया सर इसने आप लोग को सिर्फ जीरो दिया आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि दोनों से, मैथ से भी आपका जीरो आ रहा है, लॉजिक से भी आपका जीरो आ रहा है, लेकिन इसको क्या बनाने का मुद्दा है, ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप लोग को नेट फ्लक्स पूछा जाएगा, लेकिन उसके बाद एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ चार्ज इनसाइड द बॉडी। तो आप जो वैल्यू पाओगे नेट फ्लक्स की, अगर वो पॉजिटिव रहा तो आप बोलोगे कि वो भरपूर मात्रा में अंदर पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। निगेटिव भी रहा होगा, उससे क्या लेना देना अपना, लेकिन भरपूर मात्रा में पॉजिटिव। अगर वैल्यू निगेटिव है तो ओनली निगेटिव हो सकता है, या तो दोनों का मिक्सअप, लेकिन भरपूर मात्रा में कौन होगा, नेगेटिव। ये बात समझिएगा बच्चों, ओके। अब इसी सभी चीजों को, इन्हीं सब चीजों को समझाने के लिए, जो आप लोग थोड़ा समझ रहे हो, डेफिनेशन के हिसाब से जा रहे हो, हमारा आया गॉस भाई। गॉस भाई आया गुस्से के साथ, गॉस भाई आया गुस्से के साथ, उसने क्या बोला, मैं आऊंगा, जो वादा किया वो निभाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, आपके किंगडम में मेरी एंट्री हो रही है, मैं चैप्टर में बहुत घूमता हूं, लेकिन मैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आ रहा हूं, तो मेरी कुछ शर्तें हैं, उसे आपको माननी पड़ेंगी। हमने बोला बताओ क्या शर्त है, इन्हीं सब चीजों के बारे में बोलते हैं कि आप क्लोज खेल रहे थे ना, सो आई एम एप्लीकेबल, क्लॉज थियरम के बारे में बात करते हैं। आई एम एप्लीकेबल ओनली टू क्लोज्ड सरफेसेस, घर के अंदर रहना मुझे पसंद है, मैं राजा हूं, मुझ पर कोई भी प्रजा सजा दे सकती है, तो एप्लीकेबल ओनली टू क्लोज्ड बॉडी। प्लेन सरफेस, इंडिविजुअल प्लेन सरफेस के लिए लॉ नहीं बैठेगा। ये हमारा गॉस थ्योरम का पहला रूल है, ये गॉस भाई की पहली डिमांड थी, क्या मैं बैठूंगा तो घर के अंदर ही क्लोज बॉडी के इनसाइड वाली ही वैल्यू बताऊंगा। दूसरी चीज, अब ये थोड़ी है कि मैं उठ के आपके चैप्टर में आऊं तो हमारे पुराने बंधुओं मित्रों को छोड़ दूंगा, पुराने जो दोस्त थे दूसरे चैप्टर वाले उनको थोड़ी छोड़ूंगा। मतलब क्या वो बोलना चाहते हैं, मैं वो हर जगह रहूंगा जहां पे फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉलो करती हो। मेरा जो प्रेजेंस है वो हर किंगडम में होगा, वो हर चैप्टर में होगा, हर दुनिया के कोने में होगा, जहां पे क्या है, इनवर्स थ्योरम फॉलो करते हैं लोग, इनवर्स थ्योरम ऑफ डिस्टेंस जब भी फॉलो हो, डिस्टेंस स्क्वायर, इनवर्स थ्योरम ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर फॉलो होगा, वहां वहां गॉस थ्योरम लगेगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी गॉस थ्योरम आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही नहीं और सब जगहों का भी ये पार्ट है। आइए, तो इन्होंने हम लोग को वैल्यू दे दी, इन्होंने हम लोग को एक वैल्यू दे दी फाई नेट की, ये बोलते हैं आई एम समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्या है, ये देखो, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहां पे गुस्से वाला मर्द क्या कहता है, वो कहना चाहता है कि जितने भी आपके सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं इनसाइड द बॉडी, मुझे बाहर का नहीं फर्क पड़ता, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द बॉडी जितने भी चार्ज हैं उनका एक्युमुलेशन, उनका समेशन कर लो, डिवाइड कर दो हमारा एप्सिलॉन नॉट से, तो मैं हूं फ्लक्स का नेट वैल्यू। इसको ही वर्ड्स में लिखते हैं नेट फ्लक्स।
is 1/epsilon naught times of the cumulative charges. क्यूमुलेटिव चार्जेस, तो यही बोलते हैं, देखो ना 1/epsilon टाइम है ना, क्यूमुलेटिव मतलब समेशन का, तो वर्ड फॉर्म में ये भी दे देता है, फॉर्मूला ये हो जाता है हमारा। समझ गए? पहली कंडीशन गॉस थ्योरम की क्या थी? क्लोज्ड बॉडी के पास ही। दूसरा, हर जगह अप्लाई होगा, जहां पे फोर्स, जहां पे फील्ड कौन सा रूल फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर का रूल फॉलो करता है, वहां वहां गॉस थ्योरम लगेगा। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ दे कि गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ग्रेविटेशनल फील्ड और नॉट, तो वहां पे आप फॉर्मूला पढ़े हो आर स्क्वायर, तो वहां पे भी लगेगा। तो जस्ट वो चीज नोटिस कराने के लिए ये चीज मैंने बताई। भले हम लोग थोड़े मस्ती मजाक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस को नहीं छोड़ना है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि ये क्यू नेट है, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि हमारा वैल्यू तो कुछ ऐसा भी आता है क्यू नेट का, ये भी तो हमारा क्यू नेट है। तो क्या हम इन दोनों को आमने सामने ला दें? ला दीजिए सर। समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस थ्योरम है। खुशियां मनाइए, आप गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। जितने इतने दिनों से हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, वो आ चुका है, गाजे बाजे के साथ आया हुआ है। यहां पे दोस्तों ध्यान रखना, अब ये कुछ चीजें मैं बताऊंगा, उनको आपको नोटिस करना है, ठीक है? पहले देख ले, ये नोटिस करने वाली चीजें। क्या क्या नोटिस करना है सर? ये जो ई है, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये ऑल चार्जेस के वजह से हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस ना। देखो ये बाहर से भी था, तो ये जो भी डेवलप था, इट बिकॉज ऑफ ऑल दी चार्जेस। ऑल दी चार्जेस, चाहे इनसाइड चाहे आउटसाइड, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल। लेकिन ये जो हमारा है, ये जो हमारा नेट होगा, ये कहा गया, ये जो नेट आएगा, दिस विल जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जेस इनसाइड बॉडी ओनली, बॉडी ओनली। ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आजू बाजू में से आप लोग को सरफेस दे देगा, आगे सॉल्व करेंगे, और बोलेगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके वजह से, तो आपको ध्यान रखना है, इनसाइड आउटसाइड नहीं देखना है। यू हैव टू ओनली रिमेंबर कि इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस, चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, ये चीज याद रखना है। दूसरी, अगर पूछे जो फ्लक्स है, फ्लक्स इनसाइड द बॉडी, वो किसकी वजह से? सो दोस्तों, जो चार्ज बॉडी के अंदर होंगे, बस उन्हीं के वजह से। आउटसाइड में दुनिया तमाम के जितनी तरीके हैं, जितने चार्ज घूम रहे हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं। ये फॉर्मूला बैठता है सिर्फ इनसाइड वाले के लिए ही। ओके, और इसी के साथ साथ आप लोग ध्यान रख ले, इसी के साथ सेम प्लेन सरफेस के लिए भी, प्लेन सरफेसेस के लिए भी यही होता है, या पार्ट ऑफ द सरफेस, पार्ट ऑफ द सरफेस, चलो पार्ट ऑफ द सरफेस, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी इट इज बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस। तो चलो एक फॉर्मूला मैं रिवाइज कराता हूं, मेन हम लोग इसी को यूज करेंगे, उसको आगे चल के यूज करेंगे। जो नेट की वैल्यू है, वो बॉडी की इनसाइड जितने चार्जेस है उनका समेशन, और डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो वो वैल्यू इक्वल आ जाती है हमारी। ओके, और वो फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। अब आप लोग यही फॉर्मूला पीछे चिपकाइए, इसके अंदर, इसके अंदर चिपकाइए। देखिए, क्या मैं जो इतना बेसिक डेफिनेशन के थ्रू जा रहा था, मैं डायरेक्टली, अगर हमारा ये क्लोज्ड बॉडी ही थी, अगर मैं यहां पे नेट निकालना चाहता, तो एप्सिलॉन जो हमारा ये क्यू, अरे समेशन क्यू और एप्सिलॉन नॉट, समेशन मतलब चार्ज थे ही नहीं, 0 ये, तो मैं आंसर सीधा 0 लिख देता। मतलब इतना माथा पट्टी करने की जरूरत नहीं थी, यही काम गॉस ने किया। लेकिन अगर मैं ये स्टोरी ना डेवलप करवाता, तो आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, जो मुझे आप लोग को दिमागी तौर पे 3D लेवल पे समझाना था, और आपके दिमाग में वो डेवलप कराना था। अदरवाइज आई वॉज ऑल्सो गुड इनफ टू मूव अहेड विद गॉस थ्योरम, और सारी चीजें बता के सम सॉल्व कर देता। इसमें कॉन्सेप्चुअल आप लोग को क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ओके, अब दूसरा दोस्तों, यहां पे प्लीज प्लीज जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो।
मैंने क्या मुद्दा किया, इनसाइड द बॉडी। अगर इंडिविजुअल सरफेसेस की बात करें, क्योंकि 3 सरफेस है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो आप देखोगे इनके लिए वैल्यू आती है, इनका फ्लक्स आता है। और वही मैंने बोला था, यहां पे देखो, पार्ट ऑफ द सरफेस के लिए भी इट इज बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस। ये देखिए, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज आउटसाइड के वजह से देखो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आई कि नहीं आई, माइनस ई तो आया। दूसरा वाला देख लो, इसका भी तो आया, इसका ई आया। भले हमारे इनसाइड की बात करूं, दिस सिस्टम इनसाइड की बात, हमारा गॉस थ्योरम क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ नेट फ्लक्स इनसाइड द बॉडी। उसके अंदर, हाँ, अंदर कितने चार्ज है, Q1 है, माइनस Q2 है, 3Q/2 है, उन सब का समेशन कर लो तो इसका अंदर वाला मामला हो जाएगा। लेकिन दो चीजों के बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या इनसाइड वाले चार्जेस की वजह से कि ऑल पूरे पूरे चार्जेस की वजह से, पूरे चार्जेस की वजह से सब जगह डेवलप है। दूसरा, ये जो हमारे इंडिविजुअल या पार्ट ऑफ दिस बॉडी के जो पार्ट है या इंडिविजुअल सरफेसेस हैं, क्या वो इनसाइड वाले के वजह से है या फिर आउटसाइड वाले के वजह से, या बोथ। तो हमको ध्यान रखना है बोथ, ये अंदर बाहर नहीं, ये सबके वजह से है, ये सबके वजह से, ये सरफेस सबके, ये सरफेस सबके वजह से, ये सबके वजह से है। एक ही मामले में कॉशियस रहना है, किसमें, जब हम लोग इनसाइड द बॉडी की बात करेंगे, वहां का जो फ्लक्स होगा सिर्फ और सिर्फ इनसाइड द बॉडी वाले चार्जेस के वजह से ही होगा। दुनिया तमाम की कोई चीजों से उसका लेना देना नहीं है। आइए इसको रब कर दें। आज मजेदार सीन क्रिएट हुआ, पूरा पिक्चर ही क्लियर हुआ है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 3 क्लोज सर्फेसेस, ये देखिए क्लोज सर्फेसेस दिया है। एक के अंदर चार्ज Q है, दूसरे के अंदर चार्ज -3Q/4 और 3Q/4 और Q/4 है, तीसरे के अंदर है -Q/4 और 5Q/4। तो एक माइनस में दूसरा प्लस, बोल रहा है कि हम लोग को नेट पता करना है। चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हमारा क्या होता है, अरे एप्सिलॉन बोला, समेशन Q/एप्सिलॉन, तो इसकी वैल्यू Q/एप्सिलॉन नॉट। इसमें ऐड कर लीजिए 3Q/4 प्लस Q/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से Q। तो इसका भी हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा, नेट वाला। यहां पे चार्ज कितना हो गया Q, तो नेट कितना हो जाएगा, फिर से Q/एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए आ जाइए -Q/4, एप्सिलॉन करना है मतलब सभी को ऐड करना है, इनसाइड वालों को। ओके, आप यहां पे देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से माइनस करना है 4Q/4, तो दिस बिकम्स Q ओनली। तो नेट की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, हमारा जो टोटल समेशन है Q अपॉन हमारा एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, क्या मुझे तीनों आंसर सेम ही मिले हैं, क्या मुझे तीनों आंसर सेम ही मिले हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो नेट है वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, देख रहे हो सबकी शेप अलग है, साइज भी अलग है, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। ऑल्सो आप देखो, इंडिविजुअल को ये कंसीडर कर रहा है क्या कहीं पे, अपने ओवरऑल फॉर्मूले जो एंड आ रहा है उसमें इंडिविजुअल का कोई कंट्रीब्यूशन वो नहीं देख रहा है, वो ओवरऑल देखता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इधर है, सेंटर पे, उधर है, डिस्ट्रीब्यूशन पे मैटर नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन पे मैटर नहीं करता। Q0 डज नॉट डिपेंड, Q नेट डज नॉट डिपेंड, क्या वर्ड को ये करने वाला, वर्ड टंग ट्विस्टिंग वाले वर्ड्स आ रहे हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। शेप साइज इस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे, लोकेशन उस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इनसाइड पे डिपेंड करता है लेकिन टोटल वैल्यू पे डिपेंड करता है। और दोस्तों ऐसे सरफेसेस को जिस पे गॉस थ्योरम लगती है उनको बोलते हैं गॉसियन सरफेसेस। क्या बोल देते हैं, गॉसियन सरफेसेस। ये कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, गॉसियन सरफेसेस के, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, गॉसियन सरफेसेस। तो कुछ नया नहीं है,
जिस पे गॉस थ्योरम बैठती है उनको गॉसियन सरफेसेस बोल देते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है, गॉसियन सरफेसेस हैविंग दिस वैल्यू दैट वैल्यू, दुनिया भर का बोलते हैं ना, फलाना डेम का बता देगा, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना जिस पे गॉस थ्योरम बैठेगा उसी को बोलेंगे हम लोग गॉसियन सरफेसेस। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। गॉसियन स्फीयर, तो अब ये स्फीयर है लेकिन इस पे गॉस थ्योरम बैठ रही, तो गॉसियन स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। अब दोस्तों यहां पे कुछ वर्ड मार्क करने, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आईआईटी का पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये गॉसियन सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, किस कौन से ऊपर, कौन से चार्ज पे, क्या Q1 पे, क्या Q2 पे, या Q3 पे। अभी मैंने आप लोग को बताया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब पे, ऑल पे डिपेंड करती है, किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, सब पे। तो करेक्ट आंसर है ना Q1 ना Q2, नॉट ओनली Q3, ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऑल ऑफ देम पे डिपेंड करती है। ये सब क्वेश्चन आए गए इसलिए मैंने आप लोग को क्लियर कराया। हम लोग को नेट पता, अगेन आईआईटी का क्वेश्चन है, हम लोग को नेट पता करना चाह रहा है। और इसमें क्या है, मैंने डायरेक्ट आपको पिक्चर उसने बना के दिया था ऑलरेडी, कुछ चीजें लिख के भी दी गई थी पैराग्राफ के फॉर्म में, कि एक सॉलिड डिस्क है जिसका आधा पार्ट ये हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस ये येलो वाला है। ऐसे एक रॉड है सॉलिड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, और उसका क्या चार्ज दिया 8C, 1/4 पार्ट उसका अंदर है। 1/4 पार्ट किसके अंदर है, हमारे गॉसियन सरफेसेस के। इसके अंदर -7 कूलम चार्ज, बाहर 2 कूलम चार्ज। अब मुझे नेट निकालना है, तो नेट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से वही चीज, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन कर लीजिए, क्या मैं पूरा 6 कूलम लूं कि जितना मेरा गॉसियन सरफेस के अंदर है। आप लोग को धीरे धीरे अब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। इनसाइड ओनली तो हाफ पार्ट है, तो 6 का हाफ कितना होगा, 3 कूलम, प्लस ये रॉड है 8 कूलम का, तो 1/4 करेंगे तो 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम। मेरे काम का क्या है, 2 कूलम ओनली। और साथ ही साथ इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज -7 ऑल्सो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या हो जाएगा, -2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमारा आंसर था, ये हमारा इसका क्यूनेट का फॉर्मूला था। सिंपल, ये देखिए यही हम लोग को करना था। अगर मैं ये सब सारी चीजें डिस्कस करूं तो आपको समझ रहा है, देखो मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया, मैंने इसका इतना पार्ट कैलकुलेट नहीं किया, मैंने इसका इतना पार्ट कैलकुलेट नहीं किया। मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैटर पड़ता है अंदर वाली चीजें। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होगा। अच्छा, फिर से ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, अब इसमें भी हम लोग को फाइनाइट ही चाहिए रहेगा सब जगह। अब यहां पे कुछ समझो, हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, प्लस लैम्बडा डेंसिटी वाला, चार्ज डेंसिटी वाला। अब बोलता हम लोग को इसका नेट वैल्यू बताओ। तो दोस्तों यहां से मैं R ड्रॉ कर लूंगा, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये वायर है, ये R/2 का है। फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब मेरे को क्या मैटर करता है, देखो चार्ज तो पूरा हर जगह है, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, हर जगह, मतलब पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हमारे काम का क्या है, जो मेरा गॉसियन सरफेस है, दिस गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना मामला है, इसके अंदर कितने चार्ज हैं। अब इसके अंदर चार्ज कितने हैं ये हम लोग को पता करना है, तो वो पता कर पाऊंगा। देखते हैं हमारा व्हाट इज लैम्बडा। लैम्बडा मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है। अब मेरे को सी पता करना है, लैम्बडा इंटू लेंथ हो जाएगा कि नहीं, ये मेरे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q इक्वल्स टू, ठीक है, ये मेरे को चाहिए। अब मेरे को लेंथ मिल जाए तो लैम्बडा तो दिया होगा, लेंथ कैसे निकालें, पाइथागोरस लगाओ। क्या हमारा पाइथागोरस है, ये √3r/2 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे R² और इसका ये ऐड करते जाएंगे तो √3 और ये आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो माइनस होगा। आप लोग सोच रहे होंगे प्लस करने के लिए, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। और सेम मैं इसके लिए बोल सकता हूं, ये भी √3r/2 आएगा। ऐड करेंगे तो पूरा जितना लेंथ इसके अंदर अटका पड़ा है वो कहीं ना कहीं √3r ही है, वो √3r ही है।
हमको क्या करना है, ये तो दुनिया तमाम में जाने दो, सदी की शुरुआत से दुनिया के अंत तक जाने दो। मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, बस उतना ही चार्ज मेरे को चाहिए। मेरे को चार्ज चाहिए था, लेकिन चार्ज के लिए मेरे को कुछ ना कुछ लैम्बडा को यूज करना पड़ा, और मेरा लेंथ कितना आया है, √3r। तो क्या मैं लैम्बडा इंटू √3r लिख दूं तो मेरा क्यू का वैल्यू आ चुका है। वही करना है, √3r लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई नेट की वैल्यू है। अगर यहीं पे क्वेश्चन बढ़ा दे कि फाई नेट की मैक्स वैल्यू इस स्ट्रक्चर के लिए, इस शेप के लिए, इस डायग्राम के लिए कितना हो सकता है, अब आपको पता चल चुका है क्या, ये डिपेंड कर रहा है हमारा लेंथ के, मतलब रेडियस के ऊपर। लेंथ कितना अटका पड़ा है, मैक्सिमम इसमें मैं कितना लेंथ अटका सकता हूं। यहां पे मैं अगर इसके डायमीटर से पास करूं मैक्सिमम उतना ही, अगर ये r है और ये भी r है तो 2r तक का ही अटका सकता हूं। जितने 2r पे मैक्सिमम चार्ज आएंगे, क्योंकि इतने पे कितने चार्ज थे हमारे, √3r इंटू लैम्बडा, तो इतने पे कितने होंगे, 2r लैम्बडा। ये चीज समझना हम लोग को, क्योंकि अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो ये व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, हमारा ये चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ कौन सा हो सकता है कि हमारे स्फीयर के अंदर, उसका डायमीटर। तो लेंथ मैंने ले लिया 2r, तो लैम्बडा इंटू 2r, लैम्बडा इंटू 2r, ये हमारा नेट का मैक्स वैल्यू आ जाएगा, मैक्स वैल्यू आ जाएगा। ओके ओके ओके, यहां पे मेटल स्फीयर दिया हुआ है और यहां पे चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है। सो दोस्तों क्या ये इंडक्शन करेगा, इंडक्शन करेगा, जरूर से करेगा, धमाके से करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। तो इस पार्ट में माइनस, इस पार्ट में हमारा प्लस। उसने पूछा है कि ये वाला जो पार्ट है इसका फाइनेट क्या होगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। अब दोस्तों यहां पे देखो, अगर मैं चार्जेस का समेशन भी करूं, -q, -2q, -3q, -4q, क्या माइनस में मुझे समेशन मिलेगा, माइनस ही मिलेगा ना। तो हमारा फाइनेट भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये चीज याद रखिए। ओके, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, ये चीज समझना है अपने को। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन में देख लेता हूं। हाँ आइए, अब इसमें क्या है, फाइंड द टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। अब यहां पे आप देखिए, नेट की वैल्यू क्या होती है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करना चाहूं, एनक्लोज चार्ज पूछ रहा है, तो दिस इज दी ओनली एनक्लोज चार्ज। तो मुझे इस बार उल्टा कर दिया क्वेश्चन, हर बार चार्ज वीज बता रहा था, फाई नेट निकालने को बोल रहा था, इस बार फाई नेट पता करो और टोटल एनक्लोज चार्ज निकालो। तो दोस्तों ये देखो, ये एंटरिंग है और ये एग्जिटिंग है, तो मैं एंटरिंग को -5 इंटू 10⁵ लिख सकता हूं, और एग्जिटिंग वाले को 4 इंटू 10⁵ लिख सकता हूं, ये लाइन्स को। और ओवरऑल कितनी लाइंस हमारी आती है, नेट क्या आता है, -1 इंटू 10⁵। क्या यही है नंबर ऑफ लाइंस, मैंने बोला था हमारा फ्लक्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग थ्रू दी सर्फेसेस। तो यही हमारा नेट आया, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 इंटू 10⁵। अब ये मेरे को चाहिए, क्या मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानता हूं, 8.85, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इंटू 10⁻⁻12। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -8.85 इंटू 10⁻⁻7। अब एक चीज, दो चीज यहां पे मुझे पूछनी है, उसके बाद लेक्चर का समापन की घोषणा हो जाएगी। बच्चों आपको याद होना चाहिए, यहां पे जो चार्ज है, समेशन चार्ज है, वो माइनस दिखा रहा है। अगर आपको एक क्वेश्चन और बढ़ा के पूछ दिया जाए कि चार्ज का नेचर क्या है, जो इनसाइड है किसी भी बॉडी में होगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है, एनक्लोज्ड कितने चार्ज हैं सर, उस बॉडी के अंदर कितने चार्ज हैं। अब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी माध्यम से पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को दे के कि बताइए कितने चार्ज, मतलब चार्ज का नेचर क्या, पॉजिटिव निगेटिव। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन देख के मैं बात करूंगा। लिखा है सिर्फ पॉजिटिव ओनली, निगेटिव ओनली, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। अब देखो धड़ल्ले से देखा जाए तो क्या चांसेस हैं कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल क्यू की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। लॉजिक,
लॉजिक समझो ना, -5 -9 -10 +2, एक चार्ज +2 में था लेकिन ओवरऑल माइनस ही आया, ये चीज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो नेगेटिव भरपूर मात्रा में है। लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूं, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि ओनली निगेटिव ही हो, सारे निगेटिव हो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे को पूरा का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाता है। गॉस थ्योरम में मैंने आप लोगों को क्या कराया आज दोस्तों, अगर आप लोग नोटिस करोगे, एक सेकेंड, अगर आप शुरुआत से देखोगे तो मैंने शुरुआत की थी आप लोग को गॉस थ्योरम के क्वेश्चन से, धीरे धीरे स्टोरी को आगे बढ़ाया था। गॉस थ्योरम वाली चीजें आप देखोगे तो हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही डेवलप कर रहा था। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना क्यों जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों आते हैं इजी भी, लेकिन कुछ थोड़े थोड़े से घुमा फिरा के। और हमारा मुद्दा क्या है, जब क्वेश्चन आप लोग देखो तो उसके पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ डालो, उसका सर पैर हाथ कहाँ है सब कुछ समझ जाओ। अगर गॉस थ्योरम को अगर मैं ऐसे ना समझाता और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड बता देता, रट्टाफिकेशन हो जाता ना, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या मुद्दा बन रहा है अंदर और बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मुद्दा है, इंडिविजुअल अगर क्लोज बॉडी के अंदर भी किसी इंडिविजुअल सरफेस के बारे में पता करना है तो कैसे पता कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन को अगर मैं पूछूं आपको, कहां गया, चलो, हाँ ये मैं पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से हो रही है, तो मैंने बोला था चार्ज। अगर मेरे को बोल देता मैं कि बताओ मेरा नेट फ्लक्स किसके वजह से, तो आप लोग क्या आंसर देते, ओनली Q1 एंड Q2, बाहर वाले से दुनिया वाले से कोई काम नहीं। अगर मैं बोलता ये पार्ट ऑफ द सरफेस, कलर अलग कर देता हूं, ये पार्ट ऑफ द सरफेस, ये चाहिए मेरे को, सिर्फ इसका चाहिए, ये किस पे डिपेंड करेगा, अगेन आंसर विल बी ऑल। तो सिर्फ हम लोग को डर लगना चाहिए, ये हम लोग जो फ्लक्स नेट निकालेंगे तो वो इनसाइड वाले चार्ज से ही डील करेगा। तो ये सब सारी चीजें अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, इंटरैक्टिव लगा, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा मात्रा में लेक्चर को लाइक करिए। जितने ज्यादा लाइक उतना ज्यादा मोटिवेशन, सपोर्ट और आपका सम्मान, रुतबा, इज्जत दिखता है हमारे टूवर्ड्स। इस फैमिली को बड़ा करते हैं, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारी मेहनत को जेन्युइन तरीके से सपोर्ट करने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।